दोस्तों कार्बन में आखिर ऐसा क्या है कि वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे स्पेक्टिकल्स और इवन हमारे फूड आइटम्स भी। आइए इसे जानने के लिए हम कार्बन एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा कार्बन का एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स। और हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जैसे ही मैंने इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेरे पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो बाकी कितने बचे? राइट, बाकी बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत इजीली सेकंड शेल में ऑक्यूपाई किए जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो दोस्तों हर एलिमेंट ये चाहता है कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो, और हम यहां देख सकते हैं कि जो हमारा कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हमारे कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए, और ऐसा करने के लिए जो हमारा कार्बन है वो किसी दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। लेकिन दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो हमारा कार्बन क्या सोचेगा कि क्यों ना मैं अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दूं। लेकिन दोस्तों अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना भी एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए अपने कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज नहीं कर सकता। तो दोस्तों ना तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है और ना ही गेन, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। अब दोस्तों आखिर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कैसे करेगा? आइए मैं बताता हूं। लेट्स से कि हमारे पास यहां पर एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसके एटम के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन एटम कहेगा इस कार्बन से कि प्लीज आप मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और हमारा हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट शेल ही उसका आउटर मोस्ट शेल है। इसका मतलब उसे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन हमारा कार्बन एटम कहेगा कि मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे ही नहीं सकता। तो ये दोनों कहेंगे कि क्यों ना हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। तो ऐसा कहते ही जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा हाइड्रोजन एटम तो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि हम यहां देख सकते हैं कि हमारे हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। राइट, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि हाइड्रोजन एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो कंप्लीटली फिल हो गया। इसका मतलब मेरा हाइड्रोजन तो खुश हो गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं इस कार्बन एटम के बारे में, ये जो कार्बन एटम है इसके पास तो अभी तक आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हमारे कार्बन को अभी भी 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसीलिए हमारा कार्बन एटम क्या करेगा, 3 और हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा, और ऐसा करते ही जो हमारे सभी हाइड्रोजन और कार्बन के एटम है वो सभी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी के जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। देखिए जरा इस हाइड्रोजन के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, उसके पास 2, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, यानी कि मेरे सभी हाइड्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। और अब बात करें अगर कार्बन एटम के बारे में, तो जो कार्बन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब हमारे कार्बन एटम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, यानी कि अब हमारा कार्बन भी बहुत खुश हो गया है। लेकिन दोस्तों अब ये जो हमारा कार्बन एटम है ये कार्बन एटम नहीं रहा, इसने 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके CH4 मॉलिक्यूल बना दिया है। और दोस्तों जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें कोवलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। यानी कि ये जो हमारा CH4 का मॉलिक्यूल है ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। और दोस्तों किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी तरीका होता है। आइए मैं बताता हूं। दोस्तों हमारे पास यहां पर एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और आप यहां देख सकते हैं कि हमारे कार्बन एटम ने हर हाइड्रोजन एटम के साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है। और जब भी एक एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है तो वहां पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे कार्बन एटम ने चारों हाइड्रोजन एटम के साथ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। और दोस्तों अब मेरे पास मेरे CH4 का बॉन्ड स्ट्रक्चर आ गया है, क्योंकि इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को बॉन्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने हमारे कार्बन ने कितने इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट किया और कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। तो दोस्तों आइए इन कोवलेंट बॉन्ड्स और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में और अच्छे से जानते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। जैसे कि अगर मैं
बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारे हाइड्रोजन के इस एटम को सिर्फ एक ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो ऐसा करने के लिए ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा कि अपने एक जुड़वा भाई एक दूसरे हाइड्रोजन एटम को बुलाएगा और कहेगा कि प्लीज आप अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लीजिए, और वो जो दूसरा भाई है वो बहुत खुशी खुशी इस हाइड्रोजन एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। और ऐसा करते ही ये दोनों बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम यहां देख सकते हैं कि जो हमारा पहला हाइड्रोजन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। यानी कि इन दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो अब कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब ये जो हाइड्रोजन एटम्स थे ये हाइड्रोजन एटम नहीं रहे, इन दोनों ने मिलकर H2 मॉलिक्यूल बना दिया है, विच इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद ये H2 मॉलिक्यूल बनाया है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस H2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, और इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिसे हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमें H2 मॉलिक्यूल का भी बॉन्ड स्ट्रक्चर मिल गया है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के बारे में, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसके फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स वो आ गए उसके सेकंड शेल में। तो दोस्तों मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इस ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, अपने जुड़वा भाई एक दूसरे ऑक्सीजन एटम को बुलाएगा और उसे कहेगा कि प्लीज आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ शेयर कर लीजिए। तो जैसे ही ये दोनों भाई अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो इन दोनों ही एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन का एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल हो गया। और जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इन दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्या अभी तक ये जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये ऑक्सीजन एटम्स ही हैं? नहीं, इन दोनों ने मिलकर O2 मॉलिक्यूल बना दिया है, और मैं इस O2 मॉलिक्यूल का भी जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो बहुत इजीली बना सकता हूं। जैसे कि मैं यहां पर देख सकता हूं कि मेरे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर इन दोनों ऑक्सीजन के एटम्स ने 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी 2 एलिमेंट्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो वहां पर 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब क्योंकि यहां पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो यहां पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, यानी कि एक डबल बॉन्ड बनेगा, जिसे हम 2 सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब जो मेरा O2 मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ कार्बन ही नहीं है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बल्कि ऐसे और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। और दोस्तों ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करवा पाते, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर बॉन्डेड होते हैं, यानी कि वो फ्री नहीं होते, और इसी वजह से जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाते। और ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी लो होते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर मैं 2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ले लूं तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ही वीक है, और इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होते हैं। और आमतौर पर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो हमें रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या फिर गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो बात थी कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो आइए आज के लेक्चर को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमारा कार्बन का एटम है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसे अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ते हैं या फिर गेन, और ये दोनों ही चीजें बहुत ही डिफिकल्ट हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा कार्बन का एटम है ये अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन कोवेलेंट कंपाउंड्स की बहुत
इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करवा पाते और जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफी लो होते हैं, जिसकी वजह से ये कोवलेंट कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर हमें जनरली लिक्विड या फिर गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों हमने इस लेक्चर में यह भी देखा कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो आखिर कार्बन में ही ऐसा क्या है कि वो इतने सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना लेता है? आइए इसी बारे में डिटेल्स में बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।